हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन की। आज का दिन है वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे, जो कि हर साल 19 जून को मनाया जाता है। और इस दिन का जो उद्देश्य है वो लोगों को ये याद दिलाना है कि शांति और सहजता का भी हमें आनंद लेना चाहिए और अपने आसपास के जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका भी आनंद लेना चाहिए। और ये दिन बताता है कि कभी कभी जीवन में शांत होना या धीमा होना हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो आज का दिन कौन सा है? आज का दिन है वर्ल्ड सॉनेटरिंग डे। 19 जून 19 जून वर्ल्ड सॉनेटरिंग डे। ये दिन बताता है कि हमें जीवन में कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए शांत भी रहना चाहिए। मतलब आप जो ये भाग दौड़ की जो जिंदगी है उसमें कुछ समय के लिए कुछ धीमा भी हो जाना चाहिए। सॉलिटरिंग एक तरीके से सहज होना, धीमा होना इसका अर्थ होता है। तो हमें जीवन में एक दिन धीमा भी होना चाहिए, कि शांत भी होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के जो आसपास का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद ले सकें। और इस दिन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अमेरिका में 1979 में। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1979 में अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। तो और चलिए दूसरा बात करेंगे। आज का दिन जो कि भारत में मनाया जाता है सीबीएसई के स्कूलों में, नेशनल रीडिंग डे। और ये जो दिवस है ये सीबीएसई के स्कूलों में हर साल नेशनल रीडिंग मंथ के नाम से मनाया जाता है। और आज के दिन यानी कि 19 जून से इसकी शुरुआत होगी। इस जो ये अभियान है इसका जो मेन मकसद है वो है कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनका पढ़ने को लेकर उनकी रुचि को बढ़ाना। तो इसके तहत जो सीबीएसई के स्कूल हैं उनमें रीडिंग डे, रीडिंग वीक और रीडिंग मंथ मनाया जाएगा। इस साल भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से ये विभिन्न एक्टिविटियों का आयोजन करेंगे सीबीएसई के जो स्कूल है वो। और ये जो दिन है ये 18 जुलाई तक चलेगा। तो क्या है एक और आज भारत में क्या मनाया जाता है सीबीएसई स्कूलों में? नेशनल रीडिंग डे। नेशनल रीडिंग डे। और ये पूरे महीने क्या चलता है ये आज से? नेशनल रीडिंग मंथ। नेशनल रीडिंग मंथ चलेगा ये सीबीएसई के स्कूलों में। सीबीएसई के स्कूलों में चलेगा नेशनल रीडिंग मंथ। और ये एक महीना मतलब 18 जुलाई तक चलेगा। 18 जुलाई तक ये चलेगा। और ये किसके याद में मनाया जाता है? ये जो दिन है ये केरल के जो पुस्तकालय आंदोलन के जो जनक थे पीएन पेनिकर, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किनकी उपलक्ष्य में? पीएन पेनिकर। ये कौन थे? ये केरल पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। तो एक तो है 19 जून वर्ल्ड सॉनेटरिंग डे, जिसकी शुरुआत 1979 में हुई, जो कि बोलता है कि जीवन में सहज होना जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। और दूसरा भारत में मनाया जाता है नेशनल रीडिंग डे, जो भारत के जो सीबीएसई के स्कूलों में मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग मंथ होगा। और इस साल इसका जो आयोजन होगा वो ऑनलाइन होगा, जिसमें विभिन्न एक्टिविटियां कराई जाएंगी। और 18 जुलाई तक चलेगा। ये मनाया जाता है पीएन पेनिकर, जो केरल पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे, उनकी जो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा अभी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का घोषणा की गई है, जिसका 15वां संस्करण इस साल घोषित किया गया है। ये जो है जो इंडेक्स है ये 163 स्वतंत्र राज्यों और उनके क्षेत्रों में उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। और यह रिपोर्ट शांति संबंधी जो अब तक की जो सबसे व्यापक जो डेटा संचालित जो विश्लेषण है ये उसको प्रस्तुत करती है। मतलब ये सबसे सटीक होता है कि भाई ये अपना जो इनका जो पैमाना है उस पर बिल्कुल सही ये वो अपना जो विश्लेषण है वो प्रस्तुत करते हैं दुनिया के सामने। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर जो देश आया है वो आया है आइसलैंड, जो कि 2008 से इस नंबर पे है। मतलब 2008 से आइसलैंड पहले नंबर पे है शांति में। और उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्टुगल और स्लोवेनिया है। तो पहले नंबर पर कौन सा आया है
शांतिपूर्ण देश वो है आइसलैंड 2008 से। आइसलैंड 2008 से शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो ये किसने जारी किया है? ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये कहाँ पे है? ये सिडनी में है। इन्होंने क्या जारी किया? इन्होंने जारी किया है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। क्या जारी किया है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 और उसका ये 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण है। और इस लिस्ट में जो फर्स्ट पे आया है वो कौन सा आया है? वो आया है आइसलैंड। आइसलैंड पहले नंबर पर है, वो 2008 से पहले नंबर पे है। आइसलैंड 2008 से पहले नंबर पे है। और उसके बाद है न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्टुगल। और उसके बाद कौन सा है? सेकंड पे है न्यूजीलैंड, थर्ड पे है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिर आता है उसके बाद पोर्टुगल और स्लोवेनिया, पुर्तगाल। और 5वें नंबर पर है स्लोवेनिया। ये टॉप 5 देश हैं जो शांति में, जो सबसे ज्यादा शांति प्रिय देश है आइसलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्तुगल और स्लोवेनिया। ये 2008 से है। ये 2008 से यहाँ पे है। और अगर सबसे अशांत देश की बात करूँ तो सबसे अशांत देश फिर से आया अलग, जो लगातार 4 साल से सबसे अशांत देश है वो अभी भी ये क्या बोलते हैं इसको, अफगानिस्तान इस सूची में पहले नंबर पे जो सबसे अशांत देश है। और उसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिणी सूडान और इराक है। सबसे अशांत देश की बात करूं तो सबसे अशांत देश, सबसे अशांत देश में पहले नंबर पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले नंबर पर है, जो कि पिछले 4 सालों से इस सूची में पहले नंबर पर, सबसे अशांत देशों की सूची में पहले नंबर पर इसमें कौन सा है? अफगानिस्तान पिछले 4 सालों से। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक। यमन, तीसरे पर है सीरिया, चौथे पर है दक्षिणी सूडान और फिर 5वें पर है इराक। ये सबसे अशांत देश के टॉप 5 देश है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा अशांत देश है अफगानिस्तान, उसके बाद यमन, फिर सीरिया, फिर दक्षिण सूडान और फिर इराक। और ये 5 देश है जो सबसे टॉप 5 देश है जो सबसे शांति प्रिय है और ये सबसे अशांत देश हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो इस सूची में जो भारत का जो स्थान है वो भारत का इस सूची में 135वां स्थान है। मतलब 163 देशों में भारत 135वां सबसे शांति प्रिय देश है। भारत कौन सा है? भारत का जो स्थान है वो है 135वां। भारत का स्थान 135वां सबसे शांतिप्रिय देश है। 163 देशों की जो सूची है, सूची कितने की है? 163 देशों की सूची है ये। 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 135वां। और अगर दक्षिणी जो एशिया जो की बात करें दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशिया में जो भारत का स्थान है वो 5वां स्थान है। अगर दक्षिण एशिया की बात करूं तो दक्षिण एशिया में भारत का 5वां स्थान, दक्षिण एशिया में भारत का 5वां स्थान है। तो विश्व शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक पहले पे ये हैं, ये टॉप 5 ये हैं और सबसे शांति ये हैं। और भारत का स्थान 135वां और दक्षिण एशिया में भारत का स्थान 5वां है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMO द्वारा, मतलब स्विट्जरलैंड में स्थित है, इनके द्वारा अभी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 जारी की गई है। और इसमें जो भारत की रैंक है
वो 64 देशों में 43वां स्थान है इसमें भारत का। मतलब भारत का जो अगर प्रतिस्पर्धात्मकता की बात करें तो ये कौन सा है, इसमें भारत का स्थान है 43वां, 64 देशों की इसमें सूची है। तो इसके साथ ही क्या जारी हुआ है, ये हुआ है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। तो ये किसने जारी किया है, ये जारी किया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये कहाँ पे है, ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में स्थित है। इन्होंने अभी क्या जारी किया है, ये इन्होंने जारी किया है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। और इस सूची में जो भारत का स्थान है, तो भारत का जो स्थान है वो है 43वां, कितने देशों में, 64 देशों में। 64 देशों में भारत का स्थान है 43वां। भारत का पिछले साल भी स्थान यही 43वां ही था। और इसमें जो सबसे अधिक जो प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है वो है स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और सिंगापुर। और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है, उसमें पहले नंबर पर कौन सा है, उसमें पहले पर है स्विट्जरलैंड, पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे पहले पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, फिर डेनमार्क, दूसरे पर है स्वीडन, फिर कौन सा है, फिर है डेनमार्क, स्वीडन, डेनमार्क, और फोर्थ पे है नीदरलैंड, और फिफ्थ पे है सिंगापुर। फोर्थ पे कौन सा है, नीदरलैंड, और फिर है सिंगापुर। ये विश्व की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और सिंगापुर। और 64 देशों में जो भारत का स्थान है वो 43वां स्थान है। पिछली बार भी भारत का जो स्थान था 43वां ही था। तो भारत की अपनी पोजीशन वैसी की वैसी रखी है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और जो ये संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। तो वो फैसला किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का जो है गठन करने का निर्णय लिया है। और राज्य के तकनीक और संस्कृति शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने इसके बारे में सूचना दी। उन्होंने कहा है कि ये जो बोर्ड है इसका गठन 4-5 महीने में हो जाएगा। और जो ये कमेटी है इसने इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। और इस बोर्ड के तहत क्या है कि बच्चों को विज्ञान के साथ साथ योग की शिक्षा भी दी जाएगी, और साथ ही उन्हें वैदिक रीति रिवाज और संस्कार आधारित शिक्षा दी जाएगी। तो किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया, वो लिया है राजस्थान सरकार ने। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन का निर्णय किसने लिया, ये लिया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने इसका गठन करने का निर्णय लिया है। 3-4 महीनों में इसका गठन हो जाएगा। इसकी समिति ने इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य के जो तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, वो है सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग ने इसकी सूचना दी। और उन्होंने साथ ही बताया कि बच्चों को विज्ञान के साथ योग की शिक्षा
विज्ञान के साथ योग की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही जो वैदिक जो रीति रिवाज हैं उनकी भी शिक्षा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के जो संघीय न्यायाधीश हैं वो उस पद पर भारतीय एक अमेरिकी भारतीय मूल की अधिवक्ता सरला विद्या नगाला को नॉमिनेट किया है। वो अभी तक बनी नहीं है क्योंकि उनका जो अभी नॉमिनेशन है वो सीनेट जुडिशरी कमेटी के सामने अभी पेंडिंग है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को इसके लिए नॉमिनेट किया संघीय न्यायाधीश के लिए, तो उनका नाम है सरला विद्या नगाला। तो कौन है वो? सरला विद्या नगाला। सरला विद्या नगाला। सरला विद्या नगाला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट राज्य के संघीय न्यायाधीश के लिए नॉमिनेट किया। सरला विद्या नगाला को ये जो वकील हैं, ये नागरिक अधिकार वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनको राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट राज्य के संघीय न्यायाधीश के पद के लिए नॉमिनेट किया है। और अभी इनकी नॉमिनेशन है वो सीनेट जुडिशरी कमेटी के सामने पेंडिंग है। और इससे पहले इन्होंने जो बाइडेन ने जो भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर के रूप में भी उनको नॉमिनेट किया है। तो इससे पहले किसको किया गया है? नीरा टंडन। उनको किसके लिए? उनको व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर के रूप में, इनको व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर के रूप में भी इनको नॉमिनेट किया है नीरा टंडन को। और अभी हाल ही में किया सरला विद्या नगाला को कनेक्टिकट राज्य के संघीय न्यायाधीश के लिए नॉमिनेट किया है। ये नागरिक अधिकार अधिवक्ता हैं सरला विद्या नगाला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अभी एक देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। तो ये देश है केन्या। केन्या देश ने अभी अपने यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में महात्मा गांधी जो लाइब्रेरी है उसका उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन किया है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो किस देश ने उद्घाटन किया है? महात्मा गांधी के उस पे बनी हुई लाइब्रेरी का। तो ये हुआ है महात्मा गांधी पुस्तकालय। महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तकालय है। ये हुआ है केन्या में। कहाँ? केन्या में हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी। केन्या की राजधानी है नैरोबी। और वहाँ पे किसने इसका वो किया है? तो वो किया है भारत के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में, केन्या में। महात्मा गांधी पुस्तकालय जी अभी रिनोवेट किया गया इसको। तो इसका उद्घाटन अभी वे वहाँ पे गए थे उसके दौरे पे, तो वहाँ पे उन्होंने इसका उद्घाटन किया यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अभी पुलिस सेवा में ट्रांसजेंडर को भी नियुक्ति देने का फैसला किया है? तो उड़ीसा ने अभी 13 जून 2021 को ये घोषणा की कि वह पुलिस की जो भर्ती ने वहाँ पर SI की पोस्ट निकली हैं उनमें उड़ीसा पुलिस में अभी ट्रांसजेंडर को भी मौका दिया जाएगा। मतलब ट्रांसजेंडर भी वहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भारत का पहला राज्य है जहाँ पे ट्रांसजेंडर पुलिस में भी भर्ती हो सकती हैं। तो विभाग ने अपने जो आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर ये घोषित कर दिया है कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हैं उनके लिए जो आवेदन उसमें ट्रांसजेंडर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सा राज्य है जिन्होंने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती होने के लिए बोल दिया है? तो ये है ट्रांसजेंडर को पुलिस सेवा में
भर्ती होने का मौका किसने दिया है? ये दिया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने वहाँ पे भर्ती निकली है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। और इसमें अब ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मतलब पहली बार ये ऐतिहासिक फैसला है और उन्होंने अपनी आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर सूचना डाल दी है। और इस सूची में मतलब ये ऑल ओडिशा ट्रांसजेंडर जो वेलफेयर एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है मीरा परिदा, उन्होंने इसका मतलब हार्दिक स्वागत किया है। तो कौन है वो? मीरा परिदा। ये कौन है? ऑल ओडिशा ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की अध्यक्ष। ऑल ओडिशा ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष, इन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। तो ट्रांसजेंडर को पुलिस सेवा में भर्ती होने का मौका कहाँ मिला है? वो मिला है ओडिशा में। ओडिशा सरकार ने इसका फैसला किया। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती है और ऑल ओडिशा ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष मीरा परिदा ने इस फैसले का स्वागत किया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 और खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीनू माकंड को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम जिसकी शुरुआत सन 2009 में हुई थी, इसमें जो भारत के जो पूर्व बल्लेबाज थे वीनू माकंड, उनको शामिल किया गया है। तो कौन शामिल हुए हैं अभी? आईसीसी हॉल ऑफ फेम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 2009 में दुबई से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी किसको शामिल किया गया है? वीनू माकंड। ये कौन है? पूर्व भारतीय बल्लेबाज। इनको शामिल किया गया और उनके साथ ही श्रीलंका के कुमार संगकारा को भी शामिल किया गया है। श्रीलंका के कुमार संगकारा को भी इस सूची में शामिल किया गया है। वो भी श्रीलंका के महान बल्लेबाज हैं। इनको इस सूची में शामिल किया गया है। तो इस सूची में जो इससे पहले जो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो वैसे तो इस सूची में जो टोटल खिलाड़ी हैं वो हो गए हैं 103 टोटल खिलाड़ी हैं 103 इस सूची में। और अगर भारत के खिलाड़ियों की बात करूं तो इस सूची में है बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और वीनू माकंड। कौन से खिलाड़ी इसमें भारतीय खिलाड़ी? तो ये हैं बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, वीनू माकंड जो अभी इसमें शामिल किए गए। तो इस सूची में कौन कौन है? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और वीनू माकंड, जिनको अभी इसमें सूची में शामिल किया गया है। और सॉरी एक राहुल द्रविड़ भी सूची में शामिल है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2009 में जिसकी शुरुआत हुई उसमें अभी किसको शामिल किया गया है? तो उसको शामिल किया गया है वीनू माकंड, जो कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं, और उनके साथ श्रीलंका के कुमार संगकारा। अभी टोटल 10 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है और टोटल 103 खिलाड़ी सूची में हैं। और जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो है बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, वीनू माकंड और राहुल द्रविड़। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अभी न्यूज़ आई है कि जो पूर्व जो भारतीय जो स्पिन धावक थे, महान जो धावक थे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। कल रात को ही 18 जून 2021 की रात को उनकी मृत्यु हो गई।
तो वो जो थे ये महान जो ये धावक थे, अभी मैंने कुछ 1-2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि उससे पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर सैनी का भी 13 जून 2021 को निधन हो गया था, और उसके कुछ 3-4 दिन के बाद ही अब उनका निधन भी हो गया। ये 20 मई से कोरोना की चपेट में थे, और इनका जो जन्म था वो जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को, और इनकी मृत्यु हुई है वो ये 18 जून 2021 की रात को। मिल्खा सिंह जी ने 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है, और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो इनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वैसे 1960 के जो रोम ओलंपिक में है वो माना गया था, जिसमें चौथे स्थान पर आए थे। और इन्होंने 1956 और 64 के जो ओलंपिक खेले उसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और 1959 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और इनके पुत्र जीव मिल्खा सिंह को भी ये पद्मश्री का अवार्ड मिला है। और ये भारत की संभवतः इकलौती पिता पुत्र की जोड़ी है जिनको खेलों में अपने योगदान के लिए ये सम्मान, मतलब पद्मश्री का अवार्ड जो मिला है, मतलब ये पिता पुत्र की अकेली जोड़ी थी। तो कब मृत्यु, किसकी मृत्यु हुई है? ये हुई है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी की। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी की मृत्यु हो गई। ये कब हुई? ये हुई है 18 जून 2021 को, कारण कोरोना संक्रमण के कारण। कोरोना संक्रमण के कारण हुई। इनको जो फ्लाइंग सिख जो नाम दिया गया था वो दिया गया था तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल अयूब खान ने इनको ये नाम दिया था फ्लाइंग सिख, जब इन्होंने वहाँ पर जो बुलाए गए थे ये प्रतिस्पर्धा में, और इन्होंने वहाँ पे इस तरीके दौड़े थे कि उनको ऐसा लगा कि जैसे ये उड़ रहे हों, तो इसलिए इन्होंने इनका नाम रखा था फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। और इनकी अभी मृत्यु हो गई 18 जून 2021 को, और इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को। अगर जन्म की बात करूँ तो जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को। तो इनकी उम्र थी अभी, वो थी 91 वर्ष, 91 वर्ष की। और इससे पहले 13 जून 2021 को इनकी पत्नी, जो कि पूर्व वॉलीबॉल कप्तान थी, निर्मल कौर सैनी जी की भी कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनको जो पद्मश्री का अवार्ड मिला था, ये मतलब पहली बार 1959 में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था। 1959 में पद्मश्री का अवार्ड मिला, साथ ही इनके पुत्र को भी पद्मश्री का अवार्ड मिला था। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी थी पद्मश्री जिनको अवार्ड मिला है। और 4 बार के ये एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड जीता और 1958 के जो राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम थे उनमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये महान शख्सियत मिल्खा सिंह जी की मृत्यु हो गई है, और इनके साथ ही 3-4 दिन पहले इनकी पत्नी निर्मल कौर सैनी जी की मृत्यु हो गई। तो ये जो इनको भारत का सब जो खेल क्षेत्र में पावर कपल इनको बोला जाता था, और ये पावर कपल 4-5 दिन के अंतराल में ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। तो वीएस क्लासेज फॉर यू की तरफ से हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और भारत उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा, देश के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। तो इसी के साथ वीएस क्लासेज फॉर यू आज आपसे विदा लेते हैं। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।